मौजूद आज हम हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले के गांव मकड़ोली में, और मकड़ोली में हमारे साथ एक फौजी मौजूद है। ऐसा फौजी जिसको लोग पागल फौजी के नाम से जानते हैं। और ये फौजी कोई आम आदमी नहीं है, कोई ऐसे ही चलता फिरता फौजी नहीं है, बल्कि ये वो फौजी है जो अक्सर निहंग सिखों के साथ नजर आता है। क्योंकि निहंग सिख ज्यादातर पंजाब में है, पंजाब में चुनाव है, चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, इस बार कौन बाजी मारने वाला है। गुरु फतेह का मतलब होता है कोई भी, अब लगा लो, अब जैसे आंदोलन ही चल रहा है, एक जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है अभी, या और किसान आंदोलन, जो भी आंदोलन चलता है, गुरु फतेह जहाँ पर बोली जाती है ना, तो उस आंदोलन की फिर फतेह ही होती है। उसकी फिर कोई वे नहीं कि हार का तो कोई मतलब ही नहीं है। गुरु फतेह जहाँ पे बुलकी वहाँ पर जीत निश्चित हो जाए। इस बार ऐसा है, मतलब थोड़े बहुत चांस थे भाई, ये जो कांग्रेस पार्टी थी ना, ये उबारा ले सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, चरणजीत चन्नी को साइड में करके, और राजा वड़िंग को आगे कर दिया उन्होंने। अभी मोदी साहब गए थे पंजाब के अंदर, तो रैली में ध्यान से देखो, आपको सामने बैठा एक भी सिख सरदार दिखाई नहीं देगा। चाहो तो आप दोबारा उनके वीडियो निकाल कर देख लेना, सारे वहाँ के बिहारी भैया उनको पकड़ कर बैठाया हुआ 300-300 रुपये दिहाड़ी पर। वो खुद बोलते कि हम तो बिहार से आए हुए हैं। तो इनका तो खाता खुलना मुश्किल है पंजाब के अंदर। बहुत से दावेदार दावा करते हैं भाई रिपीट होगी झाड़ू सरकार, भाई रिपीट करेंगे पंजाब के अंदर। मतलब ही नहीं है रिपीट का। तो आप एक बार पंजाब का पूरा इतिहास उठा के देखो, आज तक कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है वहाँ पे। ना तो पंजाब किसान आंदोलन को भूलिया है, ना उन 750 किसानों की शहादत को भूलिया है जो बीजेपी के राज में हुई थी। तो ये सोच रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, या भाई बिहारियों को बिठा कर हम भाषण दे लेंगे, उससे सरकार, या मोदी जी जाकर जैसे पंजाबी बोलते हैं उससे सरकार ऐसे नहीं बनती, उसके लिए काम करने पड़ते हैं। दूसरी बात, अभी ताज़ा प्रकरण एक अमृतपाल का हो रखा है, उसके ने भी अपनी पार्टी बना रखी है अकाली दल वारिस पंजाब के, उसके चांस हैं 90% सरकार बनाने के। देशद्रोह का केस तो मेरे ऊपर भी लगा था प्रिंस भाई, 3 साल तक मैंने भी भुगता देशद्रोह का केस। अभी तक पंजाब सरकार और केंद्र सरकार एक भी आरोप साबित नहीं कर पाई अमृतपाल के ऊपर। मैं कह रहा हूँ ये सर और ईवीएम मिलाकर एक बार पंजाब में सरकार बना के देख लो, तुम्हारे को फिर पता लगेगा पंजाब चीज़ क्या है। क्योंकि उसके बाद जो न्यूज़ आएगी ना, वो बड़ी अच्छी न्यूज़ आएंगी। क्या होने वाला है पंजाब में? पंजाब में पंथक पार्टी बनेगी, अकाली दल वारिस पंजाब दी, अमृतपाल मुख्यमंत्री बनेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ। मौजूद आज हम हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले के गांव मकड़ोली में, और मकड़ोली में हमारे साथ एक फौजी मौजूद है। ऐसा फौजी जिसको लोग पागल फौजी के नाम से जानते हैं। और ये फौजी कोई आम आदमी नहीं है, कोई ऐसे ही चलता फिरता फौजी नहीं है, बल्कि ये वो फौजी है जो अक्सर निहंग सिखों के साथ नजर आता है। ये वो फौजी है, जब निहंग सिखों को हरियाणा के किसी विरोध प्रदर्शन में, किसी आंदोलन में बुलाने की बात होती है, तो सबसे पहले इस फौजी का जिक्र आता है कि यही वो व्यक्ति है, यही वो आदमी है जो निहंग सिखों को यहाँ पर बुला सकता है। उस फौजी के साथ आज खास चर्चा करेंगे, क्योंकि निहंग सिख ज्यादातर पंजाब में है, पंजाब में चुनाव है, चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, इस बार कौन बाजी मारने वाला है, किसका पलड़ा भारी है, किसकी जो है भैंस, वो बोलते हैं ठाण में बैठने वाली है। तो सारी बातचीत इनसे करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। अक्सर सुनने को मिल जाता है कि पंजाब में दीपक फौजी की सिखों के बीच तूती बोलती है। तो जान लेते हैं कि कितनी अंदर की खोज खबर इनके पास है। फौजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रिंस भाई। फौजी साहब, लुक भी अपना पंजाबी बढ़िया सिखों वाला। पता है क्या है, जैसे गुरु फतेह बोली जाती है ना, तो कभी नंगे सर नहीं बोली जाती। वो आपका सिर ढका हुआ होना जरूरी होता है, नहीं तो फिर बोलो मत गुरु फतेह। और मैं हर अपने वीडियो के अंदर गुरु फतेह बोलता हूँ, इसलिए अपना सिर ढक कर रखना जरूरी है। तो शुरुआत करें उससे पहले यही जानना चाहेंगे, गुरु फतेह का मतलब क्या होता है? गुरु फतेह का मतलब होता है कोई भी, अब लगा लो, अब जैसे आंदोलन ही चल रहा है, एक जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है अभी, या और किसान आंदोलन, जो भी आंदोलन चलता है, गुरु फतेह जहाँ पर बोली जाती है ना, तो उस आंदोलन की फिर फतेह ही होती है। उसकी फिर कोई वे नहीं कि हार का तो कोई मतलब ही नहीं है। गुरु फतेह जहाँ पे बुलगी वहाँ पर जीत निश्चित हो जाती है। अब चर्चा करें पंजाब चुनाव को लेके, सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि पंजाब वो जगह है जहां अब तक बीजेपी पांव नहीं जमा पाई है, वरना पूरे भारत में बीजेपी ने एक तरफा सुपड़ा साफ कर रखा है सभी पार्टियों का। क्या चल रहा है पंजाब इलेक्शन में इस बार? ऐसा है, मतलब थोड़े बहुत चांस थे भाई, ये जो कांग्रेस पार्टी थी ना, ये उबारा ले सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, चरणजीत चन्नी को साइड में करके, और राजा वड़िंग को आगे कर दिया उन्होंने। और राजा वड़िंग को इतना पसंद नहीं करते पंजाब के अंदर जितना चरणजीत चन्नी साहब को पसंद करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे। वो तो मौका नहीं मिल पाया उनको। कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी। बीजेपी बोलती है हर बार, जो भी जाता अपने नायब सैनी साहब भी पगड़ी बांध कर जाते रहते हैं पंजाब के अंदर, लेकिन कभी आप ना इनकी रैलियों को गौर से देखना। अभी मोदी साहब गए थे पंजाब के अंदर,
तो रैली में ध्यान से देखो, आपको सामने बैठा एक भी सिख सरदार दिखाई नहीं देगा। चाहो तो आप दोबारा उनके वीडियो निकाल कर देख लेना, सारे वहाँ के बिहारी भैया हैं, उनको पकड़ के बैठाया हुआ 300 रुपये दिहाड़ी पर। वो खुद बोलते कि हम तो बिहार से आए हुए हैं। तो इनका तो खाता खुलना मुश्किल है पंजाब के अंदर। अगर ये ईवीएम में गड़बड़ भी करेंगे तो अभी इनको सोच लेना चाहिए, जैसे अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेजों ने पूरे भारत पर राज कर लिया था। उनको 100 साल हो गए थे भारत पर राज करते हुए, फिर लास्ट के 97 साल उन्होंने पंजाब पर राज किया था। पंजाब पर जब राज किया तो जब फिर पंजाब उठा तो अंग्रेज गायब हो गए थे। वही हाल अब बीजेपी का है, पूरे देश पर धीरे धीरे इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब ये चल रहे पंजाब की तरफ। या तो इनकी सरकार पहले बात तो बननी नहीं है, अगर ये लगा लो ईवीएम में गड़बड़ करके या और कुछ गड़बड़ करके सरकार बनाएंगे भी ना, तो इनका आखिरी सरकार होगी। फिर ये पूरे देश से ही साफ हो जाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि चर्चाएं हैं, हम भी गाहे बगाहे राजनीतिक जानकारों से पूछ लेते हैं, पंजाब में भी हमारे कुछ पत्रकार साथी उनसे भी जान लेते हैं, तो कहते कि इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी का पलड़ा कुछ भारी है। कांग्रेस के मुकाबले बात करें, कांग्रेस से पलड़ा भारी बीजेपी का है, और आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि इस बार सरकार कहीं ना कहीं बचत खाते में नजर आ रही है। ऐसा है, बहुत से दावेदार दावा करते हैं भाई रिपीट होगी झाड़ू सरकार, भाई रिपीट करेंगे पंजाब के अंदर। मतलब ही नहीं है रिपीट का। तो आप एक बार पंजाब का पूरा इतिहास उठा के देखो, आज तक कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है वहाँ पे, और ना ही हो सकती रिपीट, होगी भी नहीं। क्योंकि जो झाड़ू ने कारनामे किए हैं, जो टीचरों पर लाठियाँ चलाई थी, किसानों पर लाठियाँ चलाई थी, या युवाओं पर लाठियाँ चलाई थी, वो पंजाब भूला नहीं है। और पंजाब ना गुरुओं पीरों की धरती है, वहाँ पर आप सीधे मतलब साफ मन से रहोगे ना, तो आपका दिल से स्वागत करेंगे, वो आपके लिए बिछ जाएंगे बिल्कुल। ये नहीं कि आपको कोई कमी महसूस होने दें। लेकिन अगर उनके साथ धोखा पट्टी कर दी ना तो पंजाब किसान आंदोलन को भूलिया है, ना उन 750 किसानों की शहादत को भूलिया है जो बीजेपी के राज में हुई थी, ना किसान उस बात को भूलिया। इन्होंने रोडों के ऊपर गड्ढे खोद दिए थे, किले लगा दिए थे जब किसान दिल्ली की तरफ चल रहे थे। उस बात को किसान भूल नहीं रहा है। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, या भाई बिहारियों को बिठा कर हम भाषण दे लेंगे उससे सरकार, या मोदी जी जाकर जैसे पंजाबी बोलते हैं उससे सरकार ऐसे नहीं बनती। उसके लिए काम करने पड़ते हैं। पंजाब की 3 मांगे हैं, मेन 3 मांग है पंजाब की, जो कि कोई भी सरकार कभी पूरी नहीं करती। सरकार वहाँ पर एक ही नाम से बनती है पंजाब के अंदर, कि हम बंदी सिंहों को रिहा करेंगे। झाड़ू सरकार बनी थी बंदी सिंहों की रिहाई के नाम से बनी थी। एनआरआईओ से जो इन्होंने फंडिंग ली थी वो इसीलिए ली थी कि हम बंदी सिंहों को रिहा करेंगे। प्रोफेसर भुल्लर साहब की किताब अरविंद केजरीवाल की टेबल के ऊपर रखी हुई थी। अगर एक साइन कर देता अरविंद केजरीवाल तो प्रोफेसर भुल्लर आज़ाद हो सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूरे 5 साल सरकार चला गया, साइन नहीं किया, उसके ऊपर दिल्ली के अंदर सरकार चला गया था। ये तो गई दिल्ली से इसकी सरकार, ऐसे ही पंजाब से सरकार जाएगी। बंदी सिंहों की जैसे रिहाई की बात आती है, भगवंत मान एक फाइल लेकर घूमता था कि हम बंदी सिंह को रिहा करेंगे, उनके घर पर भी जाता था। लेकिन जैसे बात आई जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा सभी केसों से बरी हो चुके हैं, तो भगवंत मान का एक बयान आता है कि जथेदार जगतार सिंह हवारा का पंजाब में क्या है। तो किसके लिए गए थे जेल में? पंजाब के लिए ही तो गए थे, पंजाब के लिए कुछ किया था तभी तो जेल में गए थे। अब जब वो सभी केसों से बरी हो गए तो क्यों नहीं बाहर आ रहे? दूसरी बात, अभी ताज़ा प्रकरण एक अमृतपाल का हो रखा है, उसकी ने भी अपनी पार्टी बना रखी है अकाली दल वारिस पंजाब दे। उसके चांस हैं 90% सरकार बनाने के, 90%, क्योंकि पंजाब एक पंथक राज्य है, वहाँ पर पंथक हिसाब से चलती है। और जो पंथक लहर वहाँ पे चलती है ना, कहीं पर भी नहीं चलती। आप देश के किसी भी बड़े आंदोलन को उठा लो, आज़ादी की लड़ाई को ले लो, सबसे ज़्यादा योगदान आपको सिखों का मिलेगा। आपके सामने, चलो आपने रमना आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, लेकिन किसान आंदोलन तो देखा था आपने, पूरा कवर भी किया था, सब कुछ किया था। आपके पापा भी थे, हम भी थे, वहीं थे, पूरा कवर किया था किसान आंदोलन। उस किसान आंदोलन में किसने अगुवाई की थी? पंजाब ने, और जीत के दिखाया। मोदी साहब ने खुद ने बोला कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी, मैं किसानों को नहीं समझा पाया। या तो ये लोग आंदोलन करते नहीं हैं, फिर कर दिया तो ये झुकते नहीं है। अभी सीजेपी आंदोलन कर रही थी, इतने दिन से जंतर मंतर के ऊपर बैठी हुई थी। सीजेपी का संसद मार्च कब हुआ? जब निहंग सिंह वहाँ पर पहुंचे, तभी सीजेपी का मार्च हो पाया, नहीं तो मार्च नहीं कर पा रहे थे ये लोग। जब निहंग सिंह अड़ के खड़े हो गए ना, किसान आंदोलन अगर बचा हुआ था, निहंग सिंह को उससे बचा हुआ था। ये बातें लोगों को समझनी चाहिए। अब वही निहंग सिंह इनके खिलाफ खड़े हैं ना, तो ये सोच लेना चाहिए इनको, अगर निहंग शासन लागू हो गया पंजाब के अंदर, तो ना तो ईवीएम मिलेगी और ना कोई बीजेपी का कार्यकर्ता मिलेगा। आपने एक नाम लिया, अमृतपाल। अमृतपाल जहाँ तक हमें याद आता है, वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, जिनके ऊपर खालिस्तान बनवाने का मुकदमा है, जिनके ऊपर आपने खालिस्तान के अलग से झंडे बनाने का, करेंसी छापने का, इस तमाम तरीके के आरोप लगे हुए हैं, और वो व्यक्ति जेल में है। हालांकि जेल में वो सांसद बन गए, वो अलग बात है, जेल में रहते हुए। तो क्या लगता है, जिस पार्टी का मुखिया ही जेल में हो, तो वो पार्टी कैसे खड़ी होगी, कैसे पैर जमाएगी, कैसे सत्ता तक जाएगी? आपको पता हो कि बार जो पंजाब में चुनाव हुए थे ना, सबसे बड़ी जीत किसकी थी? अमृतपाल सिंह खालसा की। सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे वो,
7 लाख वोटिंग हुई थी, उसमें से 5.5 लाख वोट अकेला ले गया था वो। सोचने वाली बात है ये। 2 लाख वोटों में सभी पार्टियां आ गई थी। वो बंदा कभी वोट मांगने बाहर आ पाया नहीं, आ पाया, क्योंकि उसके ऊपर नशे लगा हुआ था। आपने बोला उसके ऊपर देशद्रोह का और खालिस्तान का आरोप है। देशद्रोह का केस तो मेरे ऊपर भी लगा था प्रिंस भाई, 3 साल तक मैंने भी भुगता देशद्रोह का केस। अभी तक पंजाब सरकार और केंद्र सरकार एक भी आरोप साबित नहीं कर पाई अमृतपाल के ऊपर। 3 साल का नशे लग गया था, वो भी खत्म हो लिया, फिर उसको बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा? डर लगता है नहीं सरकारों को अपनी कुर्सी जाने का। वो तो फिर भी लहर चलेगी, उसको वो आएगा नहीं आएगा बाद में आ जाएगा। तब तक बीबी परमजीत कौर खालड़ा है या और बहुत से आगू जगवाई करने के लिए ये सोचते हैं कि हम पंजाब को लीडरलेस कर दे और अपनी सरकारें चलाते रहें, चाहे वो झाड़ू है, कांग्रेस है, कोई भी है। लेकिन लीडरलेस पंजाब कभी नहीं हो पाएगा जब तक निहंग सिंह वहां पर बैठे हुए हैं। लीडरलेस पंजाब कभी नहीं हो सकता, ये आप लिख कर ले लेना। और आप बोल रहे हो जेल में है तो पार्टी कैसे चलेगी? वो तो जेल में ही था, फिर उसका प्रचार कैसे हुआ? उसको इतनी वोटें कैसे मिलेगी? ये एक लहर होती है, लहर जैसे किसान आंदोलन में थी ना, लोक लहर थी वो, और वहां पर अब पंथक लहर है, और पंथक पार्टी है अकाली दल वारिस पंजाब दे, तो उसकी तो लहर बनी हुई है। आप बच्चे बच्चे की जुबान पर आप जाओगे वहां पर कवर भी करके देखोगे, आप देख लेना बच्चे बच्चे की जुबान पर आपको एक ही नाम मिलेगा और वो नाम है अमृतपाल सिंह खालसा का। ऐसी क्या वजह है बीजेपी जो लगातार प्रयास कर रही है, ना लोकसभा चुनाव में ना विधानसभा चुनाव में जड़े जमा पा रही? आम आदमी पार्टी जिसने एक तरफा सरकार बनाई पिछली बार, आप कह रहे हो कि इस बार उसका सुपड़ा साफ है। किसी समय कांग्रेस पार्टी एक छत्र राज करती थी पूरे पंजाब के ऊपर, आप कहते हो कि वो पार्टी भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। क्या वजह होगी कि सारी राष्ट्रीय पार्टियां गायब कर दी, कोने में लगा दी? ऐसा है, सबसे पहले तो किसी भी राज्य का विकास, पहले भी सरकारें बनती रहती थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती थी, लेकिन राज्यों में राज्य सरकारें होती थी। जैसे अपने INLO हो जाती थी, या उसमें होती थी बिहार में, पंजाब में अकाली दल बादलों की सरकार होती थी। वो एक जो पंथक सरकार होती थी ना, या राज्य की सरकार होती थी, तो राज्यों का भला होता था। अभी आप देख लो सबसे ज़्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है हरियाणा की। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी ने एक रोड मैप सा बनाया हुआ था, इन्होंने जो राज्य सरकारें थी ना, छोटी मोटी जो पार्टियां थी, पहले उनको खत्म किया इन्होंने, तब अपना एक छत्र राज किया है। लेकिन ये पंजाब के अंदर इस चीज़ को नहीं कर पाए इन्होंने। हालांकि अकाली दल बादलों को खत्म कर दिया इन्होंने, वहाँ पर पंथक धीरे पार्टी थी अकाली दल बादल, तो अकाली दल को इन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि पंथक धीरे दोबारा खड़ी हो जाती है, वो अकाली दल वारिस पंजाब दे के रूप में खड़ी होगी। अब खुद बादल भी उसको समर्थन दे रहे हैं, अकाली दल अमृतसर भी है, सिमरनजीत मान साहब पार्टी, उसने भी समर्थन दे दिया अमृतपाल को। तो क्यों नहीं? लीडरलेस पंजाब को नहीं हो पाएगा, वहां पर पंथक लहर चलती है और पंथक लहर ही चलेगी। पता नहीं, इस बार तो कह रहे थे कि पंजाब में भी रिकॉर्ड टूटने वाला है, बिहार की तरह, बंगाल की तरह, पंजाब में भी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं हरियाणा की तरह, लेकिन आप कहते हो कि कोई दूर दूर तक है ही नहीं। बिल्कुल भी। तो बीजेपी जो दावे कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी इस बार, हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार, हम सत्ता में आएंगे इस बार, तो वो दावे और आपके दावों में तो दिन रात का जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा है, मैं खुद कहता हूँ एक बार तो भाई पंजाब में बीजेपी की सरकार बनवा दो एक बार, इनको फिर पता लग जाएगा पंजाब चीज़ क्या है। अगर ये गलती से भी गलती करेंगे, EVM से गलती करेंगे या किसी चीज़ से गलती करेंगे, या भी सर चला रखा है इसमें भैयों की वोट बना देंगे, पंजाबियों की वोट काट देंगे, क्योंकि ये सब चला हुआ है। सर हरियाणा में भी चला हुआ है, अकेले नारनौंद विधानसभा में 25,000 वोटें कट गई, और आप उन 25,000 वोटों का कभी डाटा निकलवा के देखना, उसमें 25,000 में से 22,000 जाटों की वोट कटी है। कैसे कट गई वो वोटें? ये मतलब टारगेट करते हैं। 92 लाख वोट काटी थी इन्होंने बंगाल के अंदर, तभी इन्होंने सरकार बनाई है। कितने लाख वोटें बिहार के अंदर काटी थी इन्होंने, जो वहाँ की आम जनता थी, जो वहाँ के रहने वाले बाशिंदे थे, उनकी वोटें काट दी इन्होंने। ये देखते हैं ये हमारे को वोट देगा नहीं देगा, ये सर और EVM मिला के ये सरकार बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ ये सर और EVM मिला के एक बार पंजाब में सरकार बना के देख लो, तुम्हारे को फिर पता लगेगा पंजाब चीज़ क्या है। क्योंकि उसके बाद जो न्यूज़ आएगी ना, वो बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आएंगी। बंगाल में तो किसी आम आदमी ने नहीं कहा कि हाँ EVM में चोरी हुई है। विपक्षी पार्टी जो चुनाव हारते वो तो आरोप लगाएंगे, उनको तो दर्द होता है चुनाव हारने का, सत्ता जाने का, कि यहाँ गड़बड़ी हुई है। किसी आम आदमी ने नहीं कहा कि EVM में की गड़बड़ी हुई है, EVM से चोरी हुई है, फलाना ढिमका जो भी आरोप लग रहे वो हुई है। तो कैसे माने? बंगाल का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, बंगाल चुनाव का केस। और जो 5,92 लाख वोट चोरी की गिनती का आरोप लगा था ना, अभी पीछे सी बंगाल में आग लगी थी एक बिल्डिंग के अंदर, उसमें कितने हजार मशीनें जल गई EVM की? काफी बड़ी मात्रा में 25,000 मशीनें जल गई। वो कौन सी मशीनें जली पता आपको? जो 92 लाख जहाँ पे वोट कटे हुए थे ना, वहाँ की मशीनें कैसे जल गई। और आग लगी थी दूसरे माले पे, और 9वें माले पे रखी हुई थी EVM मशीनें। वो तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां माला छोड़कर वो आग डायरेक्ट 9वें माले पे कैसे पहुँच गई?
सोचने वाली बात है। आप कह रहे हो ना कि कोई आरोप नहीं लगा, आरोप लगा हुआ प्रिंस भाई। ये चीजें क्या है, ये गोदी मीडिया हमारे तक पहुंचने नहीं देती, और वो केस पेंडिंग चल रहा है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर वो ईवीएम मशीनें क्यों जल गई भाई, इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि उनमें गड़बड़ की थी इन्होंने, और हम तो कह रहे हैं ऐसी गड़बड़ गलती से भी मत करना तुम पंजाब के अंदर। वो साथ के साथ रिजल्ट दे देंगे। उन्होंने तो मुगलों को भी दिया था, अंग्रेजों को भी दिया था। तानाशाही अगर इंदिरा गांधी ने की थी तो उसको भी रिजल्ट दिया था उन्होंने। वहां पर तानाशाही नहीं चल पाएगी प्रिंस भाई। फौजी साहब, निहंग सिखों के साथ अक्सर नजर आते हैं, बड़े खास संबंध आपके निहंग सिखों के साथ हैं। निहंग सिख आपके साथ हरियाणा में नजर आते हैं, आप निहंग सिखों के साथ पंजाब में नजर आते हैं, तो क्या मान के चले? एक बार फिर बता दीजिए चलते चलते, क्या होने वाला है पंजाब में? पंजाब में पंथक पार्टी बनेगी, अकाली दल वारिस पंजाब दी। अमृतपाल मुख्यमंत्री बनेगा, उसके सारे आरोप हट चुके हैं। अभी हो सका तो अभी संसद सत्र शुरू हो जाएगा इस साल का, तो उसमें अभी अटेंड करवाएंगे उसको। 2 बार इन लोगों ने कोशिश भी की अमृतपाल से संपर्क करने की, जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा से संपर्क करने की, कि आप भले ही खालिस्तान की मांग करो। मुद्दा देखो इनका क्या है, बोले आप भले ही खालिस्तान की मांग करो लेकिन हमारी पार्टी जितवा दो। लेकिन वो नहीं हो पाएगा। मतलब नायब सैनी साहब जाकर पंजाब के अंदर बोलते हैं हम खालसा राज लेके आएंगे। क्या ये खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे? आरोप लगा दिया इन्होंने अमृतपाल के ऊपर, आरोप मेरे ऊपर भी लगाया था, खालिस्तान वाले फंडिंग करते हैं इसलिए ये बोलता है। तो कहाँ गई वो फंडिंग जो इन्होंने आरोप लगाया था? कुछ भी नहीं मिला मेरे पास। तो आपको भी देख लो कुछ हो तो, कहाँ कौन सी फंडिंग आती है? तो इन लोगों को ना एक मन में बैम होया हुआ है, कोई भी आवाज़ उठती है उसको दबा लो, लेकिन अब नहीं दबा पाएंगे। सरकार बनेगी तो अकाली दल वारिस पंजाब देगी बनेगी। तो पंजाब में चुनाव या तो इस साल के बिल्कुल आखिर तक या फिर अगली साल की शुरुआत में होने वाले हैं। तो मान के चले कि ये आपकी फाइनल भविष्यवाणी पंजाब चुनाव को लेकर है। बिल्कुल फाइनल है, और वो आपको वोटिंग में नजर भी आ जाएगी। ये कितनी वोट काटने की कोशिश करो, कितना ही कुछ करो, क्योंकि फिर एक टीम और बनी हुई है। ये ईवीएम मशीनें शायद बाहर भी मिलेंगी। फिर अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो गया तो आपको पता है बैलेट पेपर पर चुनाव होने पर बीजेपी तो ढूंढे से नहीं मिलती कागजों के अंदर, और बैलेट पेपर के ऊपर ही चुनाव होगा फिर। फौजी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद भाई प्रिंस भाई। हमारे साथ दीपक फौजी खास बातचीत में थे। निहंग सिखों के बड़े करीबी, बेहद खास माने जाते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। कहते हैं कि निहंग सिखों को अगर कहीं पर भी लाना है तो दीपक फौजी उनके एक ऐसे कनेक्शन है जो उनको कहीं पर भी किसी भी आंदोलन तक खींच लाते हैं। पंजाब चुनाव को लेकर विशेष चर्चा की है। पंजाब चुनाव जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई, पूरे देश की निगाहें जमी हुई है और सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। इन्होंने अपना फैसला बता दिया, इन्होंने पंजाब चुनाव को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर दी। दीपक फौजी ने जो कहा, आज कॉपी और पेन लेके लिख लीजिए। अगर इन्होंने कह दिया कि फुल एंड फाइनल है, ये ऐसा ही होगा जो हमने कहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इनसे मुलाकात करेंगे और फिर पूछते हैं कि फौजी साहब आपने क्या कहा था और क्या हो गया। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।